हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू O2IAS Academy यूट्यूब चैनल। सो हियर वी आर इन अ राउंड अप सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी स्पेसिफिकली HCS प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ताकि आपको अपने रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। सो द पॉइंट इज, आज हमने सुबह कंप्लीट किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव। नाउ हम देखते हैं कि आपके कितने टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज्ड हैं। हमने किया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को भी एटलीस्ट एक आइडिया हो कि आप लोगों की तैयारी इन टॉपिक्स को लेके कितनी ज़्यादा अच्छी है। रीज़न बीइंग, हमें लगता है कि हमारे कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं, लेकिन अगर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें रियलिटी में समझ आता है कि हाँ जी, कौन सा कंसेप्ट हमारा कहाँ पर मिसिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पर्टिकुलरली अगर आपको ये सारी PDFs डाउनलोड करनी है, चाहे वो जो हमने सुबह क्लास ली थी रिलेटेड टू सारे जो फैक्ट्स और आर्टिकल्स हमने रिवाइज किए थे उसके रिलेटेड, और इन क्वेश्चंस की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें आप जाइए HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, उसके अंदर आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल का एक फोल्डर, उसमें से आप ये सारी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे आपको यहाँ पे दिखेंगे स्क्रीन पे, ताकि बाद में एक बार लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर सके। बिकॉज इस टाइम पे आपके पास है रिविजन। रिविजन इज द की टू सक्सेस। जितना आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, जब पॉलिटी की बात आती है, इट्स ऑल अबाउट जितना आप फैक्ट्स को, आर्टिकल्स को, अमेंडमेंट्स को आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हम देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव। Okay, the first question on the screen, a 32-year-old female Indian citizen। अब देखिए इसमें जब whenever you solve the questions आप थोड़ी सी चीज़ें देखें। पहली चीज़ क्या दी है, 32 ईयर, मे भी कुछ तो यूज़ होगा। इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। एक दिया दिया 32 एज है, लोकसभा राज्यसभा की मेंबर बन सकती हैं। शी डजेंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है under any government in India। for which of the following positions is she eligible। तो अगर आपको ये समझ में आएगा, अब ये क्वेश्चन है बेसिकली ऑल द क्वालिफिकेशंस या कंडीशंस जो एक ऑफिस के लिए आपको चाहिए अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट में जाना चाहते हैं। सो ऑप्शंस में है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पोस्ट के लिए वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। सो देखिए, अब आपको रिवीजन है। आई थिंक जिन लोगों को अगर सिर्फ एक पॉइंट भी अगर याद है एज के रिलेटेड, तो भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़रूरत नहीं है कि आपको 100% आना चाहिए। कभी कभी आप सिर्फ एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो जिनको पता होगा, तो 32 ईयर एज नहीं है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर क्या बचा हमारे पास, थर्ड ओनली। सो आंसर इज सी। प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको एज कितने वो जाने, बिकॉज प्रेसिडेंट के लिए एज इज 35। सो सेम प्रेसिडेंट के लिए कितनी है, 35 एज है। आर्टिकल ये ध्यान रखिएगा 58 है। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट भी 35 है, 66 आर्टिकल में मेंशन है। एंड प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर वो लोकसभा का मेंबर देन 25 एंड राज्यसभा देन इट इज 35। तो दिस इज द वे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एज का भी आइडिया होता। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द आर्टिकल 15 एंड 16। स्पेसिफिक किया हुआ है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 15 और 16 आर्टिकल की बात की गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। अब आपको ये बताना है कि जी हाँ जी, 103rd अमेंडमेंट में क्या ऐसी चीज थी जिसने अमेंड किया था हमारे आर्टिकल्स को। Amendment by a simple majority of the parliament, amendment by special majority of the parliament, amendment by special majority of the parliament and the ratification of half of the state legislatures, amendment by a special majority of the parliament and ratification of 2/3 of the state legislatures। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया जाता है तो या तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए होती है। सो अब देखिए 15 और 16 आर्टिकल्स में क्या है, ये आपको पता है कि अगर वो फेडरल फीचर के रिलेटेड होगा तो क्या आ जाएगा, रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। आंसर इज बी। सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी के रिलेटेड इस पर्टिकुलर आपको अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको अभी तक याद होना चाहिए, या वैसे बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के एटलीस्ट आपको आर्टिकल्स तो याद हैं, तो राइट टू इक्वलिटी के अंडर ये सारा कंसेप्ट आता है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज। ये हमने डिस्कस भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर किन किन बॉडीज के चेयरमैन हो, तब सारी तो याद नहीं रख सकते हैं, बट इफ अगर आपको कुछ भी याद होंगी तो भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे जो पूछा गया दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। तो बताइए। ओके, सो द आंसर इज डी। इन सब के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये कुछ और भी बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नीति आयोग हो गया, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, गंगा रिवर बेसिन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, पॉपुलेशन कंट्रोल, CSIR, एटॉमिक एनर्जी, इंटरस्टेट काउंसिल, बोर्ड ऑफ वर्ल्ड, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, न्यूक्लियर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये है, बाकी और भी ज़्यादा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तब आते हैं जब आपके करंट अफेयर में कोई ऐसी बॉडी चल रही हो, ठीक है, जो न्यूज़ में हो, तो उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, सो जस्ट कीप अ टैप ऑन द करंट अफेयर्स। ओके, इसका आंसर पहले से आ चुका है, उसके लिए सॉरी, बट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन. President's satisfaction is justiciable on the ground of malified intention and incapacity. The ordinance making power of the president in India is taken from the constitution of the USA. Given above is are correct. आपको इसमें से बताना है. So just think about this question for 10 to 15 seconds. Figure out कीजिए. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब ये प्योरली थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपके फैक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन है. तो पहले तो थर्ड एलिमिनेट कीजिए. यूएसए से नहीं लिया गया था, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से ये बोरोड है. मेलाफाइड, प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जस्टिसेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन एंड कैपेसिटी. नहीं, अगर मेलाफाइड इंटेंशन एंड कैपेसिटी तो कैसे जस्टिसेबल होगा? अगर उनका उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को लेके अगर उनका कोई विचार ही गलत है, उनको उसका कोई अपने पर्सनल से, तो आप उसको जस्टिसेबल नहीं कर सकते. तो सेकंड भी गलत है. पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज इशू इन ऑर्डिनेंस इज अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑर्डिनेंस का पास किया जाता है जब कोई हाउस सेशन में ना हो और पब्लिक कुछ ऐसी अर्जेंट इंपॉर्टेंस आ गई हो, लेकिन जैसे हाउस सेशन में आएगा पर्टिकुलरली आपको उसको पास कराना पड़ता है. सो आंसर इसलिए क्या होगा? डी. ठीक है. सो आर्टिकल 123 की बात की गई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और हमारे गवर्नर के लिए इट इज 213. दिस शुड बी रिवाइज अभी तक. तो लेजिस्लेचर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और बाकी बात क्या है, कहाँ से इनेक्ट हुआ है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. याद रखिएगा सोर्सेज ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर ध्यान रखिए. दिस इज अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन. टेबल में लिखिए कंट्रीज, कंट्री के साथ कौन कौन से प्रोविजंस आपको एडेड है उस पर बात कीजिए. Okay. In the context of the pardoning power of the president, consider the following statements. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है particularly pardoning power of the president के ऊपर. President can pardon a death sentence given under a state law. ठीक है, अगर किसी को फांसी दी गई है स्टेट लॉ के अंदर, तो क्या प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट सिट्स एज अ कोर्ट ऑफ अपील व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर. सिट्स एज अ कोर्ट ऑफ अपील व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर. द पिटिशनर हैज नो राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट. अब आपको इसका आंसर निकालना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा नहीं. ओके. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका देखिए. अगर आपको सेकंड लाइन अगर आप पढ़ेंगे, सिट्स एज अ कोर्ट ऑफ अपील, तो वो सिट्स जो प्रेसिडेंट है वो एज अ कोर्ट ऑफ अपील नहीं बैठते हैं. बस आप उनको एक लेटर डाल सकते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी है वो उस पर आंसर दे ना दे, जजमेंट दे या ना, दैट इज हिज विश. ठीक है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील की आप जाके हर बार आप उनके पास जा सकते हैं. नहीं, तो सेकेंड यू कैन एलिमिनेट. ठीक है. सो आंसर विल बी इसका बी. पहला तो आपको पता है कि जो डेथ सेंटेंस है अगर उसको पार्डन करना है तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास भी नहीं है. फांसी की सजा को माफ करना सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ही हाथ में है, ये ध्यान रखिएगा. इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसमें आपको कंडीशंस दी गई हैं. ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस. ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस. He has to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in as the prime minister. Say this question and देखिए कि आप इसका आंसर दे पा रहे हैं. अगर आपके फैक्ट्स और जो हमने बोला था कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस अगर आपके क्लियर होंगी
तो ये आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं आपने रिवाइज किया होगा देन नहीं होगा। चलो उल्टा स्टार्ट करते हैं। ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन द 6 months आफ्टर बीइंग स्worn। नहीं, हमने पढ़ा था कि किसी भी, या तो राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर, किसी के भी वो मेंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी के मेंबर नहीं है तो भी वो उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी हाउस के मेंबर बन सकते हैं। पर्टिकुलरली लोकसभा का होना ज़रूरी नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो होगी गलत। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द अपर हाउस। ऐसा नहीं है, वो वोट अपर हाउस में कर सकते हैं लेकिन स्टेटमेंट वो दोनों हाउस में दे सकते हैं बिकॉज ही इज द हेड देयर। ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बात आएगी वोट की। अब आया पॉइंट, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो वोटिंग राइट है वो मिलेगा सिर्फ कहाँ पे, जहां के वो मेंबर होंगे। अगर वो राज्यसभा के मेंबर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही वोट कर सकते हैं। तो द स्टेटमेंट इज ए। Okay, next question. Which one of the following statements is correct? The Prime Minister of India is free to choose his ministers only from among those who are the members of either house of the parliament. जब भी कोई ऐसी बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट आती है तो उसको जरूर मार्क कीजिए कि हाँ जी ये क्या बोलना चाहता है। Can choose his cabinet colleagues after due counseling by the President of India in this regard. Has full discretion in choice of persons who are to serve as the ministers in his cabinet. Has only limited powers in the choice of his cabinet colleagues because of the discretionary power vested with the President of India. अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। ये तो आपको पता है डेफिनेटली गलत। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हो गए वहीं से वो उनको निकाल सकते हैं। So answer will be C. Can choose his cabinet colleagues after due counseling by president. नहीं, वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं, काउंसलिंग नहीं, प्रेसिडेंट का उसमें रोल नहीं, प्रेसिडेंट सीधा अपॉइंट करते हैं। सो A इज रॉन्ग, B इज रॉन्ग। D देखिए, हैज ओनली लिमिटेड पावर्स इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर तब है अगर वहाँ पे मेजोरिटी नहीं है। इफ समबडी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड द मेजोरिटी तो डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब नहीं रह जाता है। Next question is, which of the following steps may be taken by the Prime Minister in case he or she is dissatisfied with the minister? ठीक है, तो देखिए, dismiss the minister on his own, advise the president to dismiss the minister। आंसर बताइए, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने किसी मिनिस्टर से खुश नहीं है तो क्या वो अपने आप डिसमिस कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप उनको डिसमिस कर दीजिए? तो यस, द आंसर विल बी सेकेंड ओनली, क्योंकि अपने आप वो डिसमिस नहीं कर सकते। कौन रिमूव करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ही। Next question. Consider the following statements. The executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. ध्यान रखिएगा, बात किसकी गई है? एग्जीक्यूटिव पावर की। The Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. Answer will be D. Neither one nor two. The President make regulations for the peace, progress and good government for which of the following union territories? आंसर बताइए। प्रेसिडेंट किस किस की, कौन सी यूनियन टेरिटरीज के लिए पीस प्रोग्रेस के ऊपर बना सकते हैं? सो हमने ये पढ़ा था कि हाँ जी वो हर के केस में बना सकते हैं। सो दैट इज डी आंसर, सब यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसको इस पे मत कंफ्यूज मत कर देना कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट वहाँ पे सारे रूल्स बना सकते हैं। With reference to the Vice President of India, consider the following. किसके बारे में बात है? वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। He can be removed by a resolution passed by an absolute majority in the Rajya Sabha and agreed by the Lok Sabha. No ground has been mentioned in the Constitution for his removal. तो बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा। अब देखिए कंडीशंस और बताइए। सो द आंसर विल बी सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। राज्यसभा को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना होता है, लोकसभा को एग्री मतलब सिंपल मेजोरिटी से वो कर सकते हैं, और कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। सेम एज प्रेसिडेंट के अंदर एक ग्राउंड मेंशन है, दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के अंदर ऐसा कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। According to the Indian Constitution, in the case of a vacancy in the Vice President's office,
ठीक है, अब बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट के. डोंट कंफ्यूज इट विद द प्रेसिडेंट. बिगेस्ट हिंट आई कैन गिव यू हेयर, इसको प्रेसिडेंट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. The Chief Justice of India will act as the Vice President. The senior most judge of the Supreme Court will act as the Vice President. The Deputy Chairperson of the Rajya Sabha will act as the Vice President या none of the above. ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछा गया है, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. सो आंसर विल बी डी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट, मैंने आपको सुबह भी बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई भी केस मेंशन्ड नहीं है. प्रेसिडेंट पे मेंशन्ड है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इस चीज में कंफ्यूज मत कीजिएगा. Which of the following are the executive powers of the president? बात पूछी गई है executive powers को लेके specifically. He can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. He can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the ministers. He can declare any area as a scheduled area and has power with respect to the administration of scheduled areas and the tribal areas. देखिए स्टेटमेंट्स बार एक बार आप फिर रीड कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर. मतलब आप लोग आंसर देखिए. ओके, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी. तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो पावर किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास. रूल्स फॉर, अगर बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट के लिए अगर कोई बिजनेस है अच्छे पीस उसके लिए बनाना है तो भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं. और अगर कोई एग्जीक्यूटिव जो उन्होंने ऑर्डर्स देने हैं, अगर उसके पीछे कोई भी उनको ऑथेंटिसेशन है, कोई रूल है, रेगुलेशन उसको रिलेटेड बनाना है तो वो भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो किसके पास रेस्ट करती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास. Which of the following are appointed by the President of India? अब आपको यहाँ से बताना है. चेयरमैन ऑफ UPSC, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड डायरेक्टर ऑफ CBI. So this is an easy question. आंसर है डी. इसके लिए एक नॉर्मल कमेटी बनाई जाती है, वो इनको अपॉइंट करता है. बाकी नेशनल NHRC, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड UPSC के जो चेयरमैन है उनको कौन इलेक्ट करता है, हमारे प्रेसिडेंट ही. Which of the following are the constitutional discretions of the president? Specifically is asking about the discretionary powers of the president. Dissolution of the Lok Sabha. If the Council of Ministers has lost majority in the Lok Sabha, dismissal of the Council of Ministers when it cannot prove the confidence of the Lok Sabha, appointment of Prime Minister when the sitting Prime Minister in office dies and there is no successor. So बात देखिए, discretionary powers बताइए हमें जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, तो क्या इन तीन कंडीशंस में है. So answer is D, answer none of the above. Now this is the purely fact based question. ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगा, वो डिस्क्रिशन में इलेक्ट कर देंगे. ऑफ कोर्स अगर मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है तो दे कैन सजेस्ट द पर्टिकुलर थिंग. डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा. ठीक है, एंड वो उनके ऊपर नहीं है. डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट मेजॉरिटी इन द लोकसभा. In the context of the Council of Ministers, consider the following. The Constitution doesn't envisage a situation where there will be no Council of Ministers. Even after the dissolution of the Lok Sabha, the President is bound by the advice of the Council of Ministers. Exercise of powers of the President without the advice of the Council of Ministers shall be unconstitutional. अब आपको इसमें से बताना है कि which are the correct statement. जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करें एटलीस्ट करेक्ट और इनकरेक्ट जरूर एक बार ध्यान से पढ़ें, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन हम इसमें भी गलत कर देते हैं. So answer will be D. All the statements are correct. The Constitution doesn't envisage a situation where there will be no Council of Ministers. तो ऐसा बिल्कुल सही है. कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन है कि अगर Council of Minister नहीं होगी तो कैसे काम होगा. Even after the dissolution of the Lok Sabha, the President is bound by the advice of the Council of Ministers. ऐसा नहीं है. अगर Council of Ministers रही नहीं तो क्यों वो बाउंड होंगे. Exercise of powers of the President without the advice of the Council of Ministers shall be unconstitutional. तो yes correct. ध्यान रखिएगा 42, 44 amendments जो हुई हैं. ओके
Amendment to which of the following are not deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368 के अंडर? तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा. दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व नॉर्मली बाय द सम कॉमन सेंस ऑल्सो. देखिए, अगर सेकेंड स्टेटमेंट आप देखेंगे, अगर हम नंबर बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो क्या उससे इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े? तो अगर आप ओके नॉट डीम्ड, यस, ठीक है. तो एटलीस्ट हमें सेकंड तो पता है कि इसके लिए आर्टिकल 368 के अंडर ये स्टेटमेंट नहीं आएगी. आई वाज सेइंग दैट नॉट डीम्ड, ठीक है. तो दिस ये तो नहीं है. तो अगर सेकंड है तो मतलब सेकंड तो पर्टिकुलरली आंसर में होगा, तो बी तो आपने एलिमिनेट कर दिया. नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो फॉर श्योर क्यों नहीं, अगर हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कुछ भी, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेंटर और स्टेट का दोनों का रोल है. अगर आप इसमें कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो बेसिकली ये फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ेगा, ठीक है. तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरा चेंज हो, स्टेट की पावर में चेंज कर सकते हैं, यूनियन की पावर में चेंज कर सकते हैं. तो ही इज द सुप्रीम हेड ऑफ आवर कंट्री. तो इसलिए अगर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कोई भी चेंज होगा तो इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी, ये भी तो एक अमेंडमेंट के अंडर आया था, ठीक है. तो फर्स्ट डेफिनेटली विल बी, तो फर्स्ट को अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा? सेकेंड एंड थर्ड ओनली. सो दैट्स ऑल विद आर यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिस क्वेश्चन. आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हों, और अगर नहीं आप कर पाए कोई भी क्वेश्चन तो उन फैक्ट्स को जाके वापस से एक बार रिवाइज कीजिए. बिकॉज दीज टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं वी आर डन विद द टॉपिक, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूजन आता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्फ्यूज होते हैं. तो ये तभी ही सही होगा अगर आप लोग इस पर्टिकुलर को बार बार रिवाइज करेंगे. थैंक यू सो मच. बाकी एक बार इसको डाउनलोड कीजिएगा PDF को एंड रिवाइज दिस. थैंक यू.